जी यूसुफ, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो एंड तक देखिएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल, आखिर इसने क्या कहा, कैसे क्या किया और क्या पॉइंट्स थे, किसको इसने डिनाई कर दिया, किसकी बात को नहीं माना, यह है आज के लेक्चर की बहस। स्टूडेंट्स, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को देखते हुए दिया। यानी कि रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां थी और उन गलतियों को निकालते हुए उसने अपना मॉडल पेश किया इन 1913। यानी कि आप कह लो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया हुआ था तो उसके ऊपर बोहर ने भी अपना मॉडल पेश किया। बोहर के बारे में आप एक बात याद रखिएगा कि बोहर जो है बेसिकली डैनिश था। डैनिश कौन होते हैं? जो डेनमार्क में रहते हैं। इसको अंग्रेजी नहीं आती थी इतनी खास, डेनमार्क में अपनी ही जुबान में इसने सारे कोर्सेज पढ़े थे, साइंसेस को एक्सप्लोर किया था। लेकिन फिर आप जब ये आ गया इंग्लैंड रॉयल सोसाइटी में, फिर वहाँ पर इसने इंग्लिश को स्टडी किया और फिर इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ सब लोग इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश समझते थे, तो इसने अपनी बातें इंग्लिश में उनको समझाई। यानी कि जब आपके पास आइडिया हो तो आप लैंग्वेज भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप लैंग्वेज भी सीख कर दूसरों को बता सकते हो कि भाई देखो, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, आपको इस तरह सही करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो बोहर था, बेसिकली याद रखो, कभी भी साइंटिफिक रिसर्च आती है तो फिर कोई ना कोई जो साइंटिस्ट होता है वो किसी ना किसी पिछले साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स को पढ़ रहा होता है, उसकी फाउंडेशन यूज करके अपनी बात वो करता है। याद रखिएगा, रिसर्च में हमेशा ऐसा ही होता है। आज आपकी किताब में अगर ये टॉपिक मौजूद है तो डेफिनेटली ये भी पहले किसी की रिसर्च, फिर उसके ऊपर किसी की रिसर्च, फिर उसके ऊपर किसी की थ्योरी, अंडर थ्योरीज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो लिहाजा बोहर भी डेफिनेटली अपना मॉडल, एटॉमिक मॉडल दे रहा था, लेकिन उसको ये ख्यालात कैसे आ रहे थे? क्यों? क्योंकि उसको ख्यालात ये ऐसे आ रहे थे क्योंकि वो एक साइंटिस्ट का बिलीवर था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। उसने दी थी क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या है, ये भी एक अच्छी बहस है। तो ये इसने प्रेजेंट की थी मैक्स प्लैंक ने, इसने इसको एज अ फाउंडेशन यूज किया। यानी बोहर ने अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया क्वांटम थ्योरी का, और क्वांटम थ्योरी दी थी किसने? मैक्स प्लैंक। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात है, फिर एक बात आपने याद रखनी है कि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ठीक है, और रदरफोर्ड ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो कम करते रहते हैं। क्लासिकल थ्योरी याद होगी आपको। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो अपनी एनर्जी कम कर रहा होता है। तो फिर बोहर ने कहा था कि नहीं, न्यूक्लियस जरूर रदरफोर्ड ने इजाद किया है, सॉरी डिस्कवर किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ घूम रहा है। यानी उसने ये बात की कि बोहर ने ये बात की कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी कि ना तो वो अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है, ना तो वो अपनी एनर्जी अंदर कर रहा है, यानी बाहर से एनर्जी जज्ब कर रहा है। एमिट का मतलब है निकालना और एब्जॉर्ब का मतलब है जज्ब करना। ये एब्जॉर्ब की स्पेलिंग गलत हो गई, एब्जॉर्ब। तो ये जज्ब नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी और निकाल नहीं रहा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, यानी कि मॉडल की करेक्शन करना, यानी कि क्वांटम थ्योरी नहीं लेकर आना नया साइंटिस्ट। क्वांटम थ्योरी स्टूडेंट्स 1900 के अंदर मैक्स प्लैंक ने दी थी, ये बात याद रखिएगा। 1900 के अंदर मैक्स प्लैंक ने बेसिकली क्वांटम थ्योरी दी थी। तो फिर बाद में ये बात कर देना कि भाई इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी फिक्स रखता है, वो चेंज नहीं करता, ना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी एमिट करता है। तो अभी थोड़ी सी मजीद इस पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसको कहा गया कि वो एक फिक्स वैल्यू है, क्वांटाइज्ड, यानी जिसको मेजर किया जा सकता है। ऐसी वैल्यू जिसको जो चेंज नहीं हो रही, डेफिनेटली उसी को मेजर कर सकते हैं ना। अगर आपने लेट्स से दैट किसी चीज की लेंथ को नापना है तो वो लेंथ चेंज नहीं हो रही, तभी तो आप उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर वो बार बार लेट्स से रबड़ है, वो बार बार कम ज्यादा हो रहा है, तो आप कैसे उसकी लेंथ को मेजर करेंगे? तो उसने कहा कि एनर्जी जो है वो तो कैलकुलेट की जा सकती है इलेक्ट्रॉन की, यानी वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स एनर्जी है। और उसने पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी लेवल्स का। स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और हमारे पास मूविंग जगह होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको हम कहेंगे एनर्जी लेवल।
यानी एक ऐसी खास जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, वो एनर्जी लेवल है। अब देखो हमारे पास लेट्स से दैट एक और ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एक और एनर्जी लेवल है। तो अब देखो लेट्स से दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अंदर एनर्जीज हैं, उन एनर्जीज को हम E1 और E2 कह लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब घूम रहा है उसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी कम है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर घूम रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे कि आप जब जमीन पे होते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ठीक है जो भी है, लेकिन जब आप छत पे आ जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे आप जब छत से छलांग मारे नीचे तो खुद नीचे चले जाएं। समझ रहे इस चीज को? एनर्जी ज्यादा हो तो एनर्जी कम होने की तरफ जाती है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है वो उसकी एनर्जी कम है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब आप खुद सोचें कि लेट्स से दैट कि हायर एनर्जी लेवल है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी हासिल करेगा। बोहर ये कहना चाह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करे, अपनी एनर्जी को E2 के बराबर करे, जंप कर जाए। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज, क्योंकि हर वक्त अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी या गेन हो रही होगी, वो तो इलेक्ट्रॉन तो किसी एक जगह पे मुस्तकीम तरीके से नहीं मूव करेगा, वो तो कभी ऊपर भी मूव कर सकता है और कभी नीचे भी मूव कर सकता है। तो अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, अगर डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे घूमता रहेगा। अगर आप उसको एनर्जी दोगे न्यूटन के हिसाब से कि कोई भी चीज अपनी जगह पे रहती है जब तक आप उसको फोर्स नहीं लगा देते। जब आप उसको फोर्स लगाओगे तो वो अपनी जगह को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो बस बताने की ये बात है कि एनर्जी लेवल्स, इन्हें हम शेल्स भी कहते हैं। अभी आपको दो शेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे शेल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे शेल की वैल्यू 2 है। एनर्जी लेवल्स को आप क्या कह सकते हो? शेल्स। इसके अलावा एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो, ऑर्बिट्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी लेवल, शेल्स, ऑर्बिट्स। इवन फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फिर क्वांटम नंबर्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा वहां पे इन्हीं चीजों के लिए। तो एक ही शय के बड़े नाम है, जैसे इंसान, ह्यूमन, बंदा, यू नो व्हाट यू टॉक अबाउट। एक ही चीज के बारे में आपने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। इसी तरह से इस मूविंग जगह पे जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको आप एनर्जी लेवल, शेल्स, ऑर्बिट्स कह सकते हो। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर जाना चाहते हैं फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे ना, क्योंकि एनर्जी कम है। एनर्जी ज्यादा होगी तो काम होगा ना, फिर ऊपर जाएंगे। और जब डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा है, उन्होंने आना है फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, तो क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, कम की जाएगी, जिसे कहते हैं एमिशन, एमिट। तो यानी एनर्जी एमिट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तभी इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल से दूसरे शेल या दूसरे शेल से पहले शेल की तरफ मूव करेगा। तो ये था नजरिया हमारे पास बोहर्स थ्योरी का। अब हम बात करते हैं कि आखिर बोहर्स ने भी कुछ पोस्टुलेट्स दिए, पॉइंट्स दिए, निकात दिए, वो निकात क्या थे? तो स्टूडेंट्स, अगर बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो पहला पोस्टुलेट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला मतलब उसका जो एक पॉइंट है फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एटम, राइट। तो याद रखो कि हमेशा बोहर ने जब भी किसी एटम को एक्सप्लेन किया तो उसने रेफरेंस के तौर पे हाइड्रोजन को लिया। यानी कि लेट्स से दैट कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। सो यू कैन से इट कि ये है हाइड्रोजन एटम। तो याद रखना, बोहर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस एटम का सहारा लिया वो हाइड्रोजन था। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दी तो टाइनी सा कर लेते हैं। उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं।
और उसने एक बड़ी खास बात की कि इस न्यूक्लियस के दरमियान और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो बेसिकली रेडियस है। जैसे कि आप समझते हो कि एक सर्कल का हाफ जो है वो डायामीटर होता है कि नहीं? तो अगर डायामीटर का हाफ कर दे तो वो रेडियस होता है, ठीक है। अगर डायामीटर का हाफ कर दे तो क्या हो जाता है? वो रेडियस। तो इस तरह ये खास रेडियस पे बोहर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। इसका पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरे पॉइंट उसने कहा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उन सब की फिक्स एनर्जी है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, फिर ये पांचवा है, फिर ये छठा है और फिर ये 7। अभी 7 ऑर्बिट्स तक का अंदाजा बोहर ने दिया। इसको कहा गया के एल, नाम दिए गए के एल एम एन ओ पी क्यू। बोहर ने इन तमाम ऑर्बिट्स को एक फिक्स एनर्जी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स को नाम दिए। इसको आप कह सकते हो n is equals to 1, n is equals to 2, 3, 4, 5, 6 और 7। याद रखिए किसी भी एटम के मैक्सिमम एनर्जी लेवल 7 हो सकते हैं अभी तक, आज तक की रिसर्च के हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और उनमें इलेक्ट्रॉन्स को भी कन्फिगर आउट किया गया, ये आपको हम फर्स्ट ईयर में सिखाएंगे। वैसे मैं आपको 4 शेल्स के इलेक्ट्रॉन बता देता हूं। पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 हैं, दूसरे में जो आ सकते हैं वो 8 हैं, तीसरे में जो आ सकते हैं वो 18 हैं और फिर 32 हैं। तो इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि सर चलें 5 में, पहले 5 का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 6 का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अगर आप 7 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो 98 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। यानी मैक्सिमम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन 98 तक आ सकते हैं, 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला, बेसिकली 2n स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि मैं आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखा दूंगा। तो ये बातें की उसने पहले 2 पोस्टुलेट्स में कि सब की एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड। और पहले पॉइंट में कि हमेशा एक टाइनी सा न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो एक खास रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है। ये पहला और दूसरा पॉइंट है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और चौथे पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें थर्ड पोस्टुलेट की, तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा ना तो वो एनर्जी निकालेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और ये हमारे पास एक और एनर्जी लेवल है, शेल है, ऑर्बिट है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, इसी शेल में रहेगा, तो ना वो एनर्जी निकाल रहा है और ना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों काम वो नहीं कर रहा है। और द एनर्जी emitted or absorbed only when an electron jump from one orbit to another। और ये काम उसी वक्त होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है तब एनर्जी एब्जॉर्ब करके, आपको मैंने बताया था, जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करके जो है ये जा सकता है। और हमने इसको नाम भी दिया था एनर्जी लेवल नंबर 1, एनर्जी लेवल नंबर 2, E1 और E2 का नाम हमने दिया। यानी जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनर्जी को क्या करके जाएगा? एब्जॉर्ब करके जाएगा। और जब E2 से E1 में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करके, एमिट करके वो ये काम करेगा। तो देखते हैं कि पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बता रहा है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब हम यहां पर चौथे पोस्टुलेट की। इसमें कहा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। लेट्स से दैट ये न्यूक्लियस है और ये लोअर ऑर्बिट है और ये हायर ऑर्बिट है। अब लोअर ऑर्बिट से, ये लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, व्हाट यू कॉल दिस? लोअर ऑर्बिट। और ये वाला ऑर्बिट कौन सा है? हायर ऑर्बिट। तो जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो आपको याद रहना चाहिए कि एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। अभी मैंने बताया था। और इस तरह से जब ये जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट तो फिर एनर्जी क्या होगी? रेडिएट। एमिट का लफ्ज इस्तेमाल किया था मैंने, अब क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? रेडिएट। रेडिएट का मतलब भी क्या होता है? निकलना या निकालना, या यू कैन यूज अ वर्ड निकलना, ठीक है। तो अब हुआ क्या
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये E1 है और ये E2 है, अब चेंज इन एनर्जी हुआ, यानी एनर्जी चेंज हो गई, यानी इस जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब यहां से यहां पे आ गया, ठीक है, तो एनर्जी कुछ और हो गई, ये यहां से जब यहां पे आ गया तो एनर्जी कुछ और हो गई, चेंज हो गई। तो चेंज इन एनर्जी को हम डेल्टा ई से शो करते हैं, ये जो एक मैं ट्रायंगल सा बनाया इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। किसे शो करेंगे हम? डेल्टा ई से शो करेंगे। और डेल्टा ई किसके बराबर आएगा? देखें, जब भी आपने फर्क निकालना होता है तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हो। आपको पता है कि लोअर एनर्जी जो है वो नीचे वाले शेल में और हाई एनर्जी ऊपर वाले शेल में है। ये तो मैंने आपसे कहा ना कि ये हाई एनर्जी शेल है, हाई एनर्जी शेल है ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? लोअर एनर्जी शेल है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हमने एनर्जी का फर्क निकालना है तो हाई यानी ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप E2 में से E1 को क्या कर दोगे? माइनस। आपके पास क्या आ जाएगा? इस तरीके से आप एनर्जी निकाल सकते हैं शेल्स की। ये बोहर ने करके बताया आपको। और इसको बेसिकली इस चेंज एनर्जी को जो है आप एक और नाम देंगे, दैट इज HV। H क्या है? बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट है, दैट इज 6.63 into 10 to the power negative 34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसकी आपने वैल्यू याद रख लेनी है, भूलनी नहीं है। और जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली V, इसको आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कह लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक जगह दूसरी जगह तो ये लाइट की स्पीड से काम होने वाला है। इट्स अ वेरी फास्ट वर्क। तो लिहाजा बहरहाल वो कैसे कैलकुलेशन की जाएंगी इसके बारे में बाद में साई का कॉन्सेप्ट आया, इसमें श्रोडिंगर शामिल है, लेकिन अभी आपका लेवल बहुत छोटा है, इसमें मैंने आपको बस वही बातें बताई हैं जो आप मेमोराइज कर लो और लिख लो बोर्ड के पेपर में। तो लिहाजा ये था हमारा चौथा पॉइंट जिसमें हमने बात की कि कैसे एनर्जी कम ज्यादा होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, डेल्टा ई की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, और डेल्टा ई जो है किसके बराबर होता है, दैट इज HV। H क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट, और V क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि लास्ट पॉइंट में क्या बात है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लास्ट पोस्टुलेट की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है फिक्स ऑर्बिट्स में ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप? देखें, इलेक्ट्रॉन, अब मैंने आपसे कहा कि यार ये शेल है, ये शेल है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पे मूव कर सकता था ना, इलेक्ट्रॉन तो यहां पे मूव कर सकता है, लेकिन साइंसदानों का ये मानना है कि एक खास जगह है जहां पर वो मूव करेगा, वो हर जगह पे मूव नहीं कर सकता। एक एंगुलर मोमेंटम है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो समटाइम ये न्यूक्लियस है ना, तो वैसे मूव करता है लाइक दिस। समटाइम वैसे मूव कर लेता है, समटाइम वो आपकी तरफ मूव कर सकता है ऐसे, या समटाइम वो बिल्कुल गोल गोल मूव कर सकता है। Sometimes I don't know, there are very other methods जिसकी बेस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है। तो उस जगह को जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस जगह को आप कहेंगे कि वो एंगल बनाकर एक मोमेंटम में है, एक एंगल बनाकर वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ये हमारे पास लेट्स से दैट एक शेल है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर भी जा सकता था, तो एक एंगल बन रहा है जिससे वो आगे इस तरफ आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर उस तरफ आ रहा है उस तरफ भी जा सकता था ना, लेकिन एंगल बनाकर जो न्यूक्लियस, तो एक एंगल्स बन रहे हैं हर वक्त इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, इन्हें कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, राइट? व्हाट डू यू कॉल इट? एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है। तो m जो है बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है? और v आपने बताया था कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है जो बड़ी तेज है, ठीक है? तो यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r आपको बताया था दैट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? रेडियस ऑफ। और स्टूडेंट्स n पता क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास शेल है वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भी हो सकता है। n की वैल्यू डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन घूम किस शेल में है। तो आप अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, एम्पियर निकालना चाह रहे हैं, तो किस शेल का निकालना चाह रहे हैं, वहां वैल्यू प्लेस करें।
n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, आपकी बुक में 3 तक इन्होंने बताई है। तो अब ये हमारे पास जो एज है इसकी वैल्यू भी आपने याद कर ली, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, ये मैंने आपको बताई थी वैल्यू भी, दैट वाज अ प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू। और लास्ट में आपको पाई का भी पता ही नो, इस सर्कमफेरेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट्स से दैट 2 पाई, दैट इज 22/7 वैल्यू होती है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। n की वैल्यू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, s की वैल्यू भी कांस्टेंट डालकर आप पता लगा सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम mvr। तो ये है हमारे पास बोहर का बताया गया फिफ्थ लास्ट पॉइंट। लेकिन दो बातें और मैंने जो आपसे करनी है इस लेक्चर के आगाज में, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो अभी चलते हैं उन आखिरी दो बातों की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है कि क्वांटम का क्या मतलब है, आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो क्वांटम का मतलब है फिक्स एनर्जी। आपको बोर्ड में 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम, तो आपने कहना है क्वांटम मींस फिक्स एनर्जी। ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, निकाली भी जा सकती है। याद रखो ये क्वांटम एनर्जी जो होती है ये बड़े छोटे छोटे पार्टिकल निकालते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब एनर्जी निकलती है तो इसकी किस शक्ल में निकलती है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जिस तरह ये सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी सूरज से हमारी तरफ आ रही है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी निकालता है तो इस फोटॉन्स की शक्ल में निकालता है, तो उसको फिर आप मेजर कर सकते हैं, वो एक फिक्स एनर्जी होती है, दैट वुड बी कॉल्ड एज क्वांटम। क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट बन चुका हुआ है, तो ये आप कहीं आगे फिजिक्स की गहराइयों में कभी जाएंगे तो फिर वहां पढ़ेंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा। तो क्वांटा जो है याद रखिएगा प्लूरल है, यानी बड़ी वैल्यू है, और क्वांटम सिंगुलर वैल्यू है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, बोहर की तो बात कर ली, इसको 1912-13 में मॉडल दिया और इसको नोबेल प्राइज भी मिला बोहर को। रदरफोर्ड को भी फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब जो बोहर का फाउंडर था, यानी कि बोहर के मॉडल का जो फाउंडर था, जिसने फाउंडेशन बनाई थी जिस थ्योरी के ऊपर, वो थी थ्योरी क्वांटम थ्योरी, जो कि 1900 में दी गई थी, और वो दी थी मैक्स प्लांक ने, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ मैंने यहाँ पे लिखी हुई। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो ये बहुत हो गया था। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट था, राइट, ही वाज जर्मन फिजिसिस्ट, और इसको भी नोबेल प्राइज क्वांटम थ्योरी में मिला था 1918 के अंदर। तो बोर्ड में आपका एमसीक्यू आ सकता है कि नोबेल प्राइज कब किसको क्या मिला, तो आपने नोबेल प्राइज की रीडिंग्स को याद रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपसे शेयर किया। सो ये थी हमारा आज का वीडियो पैगाम आपके लिए। होप सो आपको पता लग गया होगा क्या था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा, चाहते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी।